Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. I Rachna Chaudhary and today's topic is menstrual cycle. Menstrual cycle जिसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या फिर हम बोल सकते हैं जो फीमेल है उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ को मेंटेन कर रही है। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिलीज होते हैं और कौन सी फेज के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, कैसे एक सीक्वेंस के अंदर एक जिसको अपन बोलते हैं इवेंट्स ऑफ द सीरीज के अंदर कंटिन्यूसली अपनी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स हैं जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं और इनको स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस का मेन होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग ये हार्मोन रिलीज होता रहता है और ये अलग अलग फेजेस के अंदर रिलीज होता है जो अपनी बॉडी के अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ को मेंटेन कर रहा है। अब रिप्रोडक्टिव लाइफ को मेंटेन कर रहा है दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिलीज होंगे और वही रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी को कोज कर रहे हैं एज वेल एज दी प्रेगनेंसी या फिर हम बोल सकते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बाद में जो यूट्राइन कैविटी है उसको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जिसके अंदर डिफरेंट फेजेस होते हैं। जैसे फेजेस के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले फेजेस आती है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज जो 1 to 5 डेज की होती है। इस फेज के अंदर वजाइनली ब्लीडिंग है वो होती है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम की जो इनर मोस्ट लेयर होती है फंक्शनल लेयर है वो सेड ऑफ होती है उसकी जिस और यहाँ पर जो ब्लीडिंग जो ब्लड कंपोनेंट है वो कलेक्ट होके वजाइनल ब्लीडिंग होती है स्टार्टिंग के अंदर 0 to 5 डेज के अंदर। देन सेकेंड फेज आती है 6 to 14 डेज की। 6 to 14 डेज के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो जो फंक्शनल लेयर ब्लीडिंग फेज के अंदर सेट ऑफ हुई थी वो वापस रीफॉर्म होना स्टार्ट कर देती है या फिर रीबिल्ड होना स्टार्ट कर देती है। एंड सेकेंडरी या ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल्स हैं या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स हैं इसको फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। इसको अपने बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। एंड थर्ड वन फेज आती है ओवुलेशन फेज या फिर ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हुए हैं वहाँ से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएंगे, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएंगे और वहाँ से एग रिलीज होगा। इस फेज को अपने बोलते हैं ओवेरियन फेज जिसका टाइमिंग होता है 15 to 19 डेज। देन 20 to 28 डेज का टाइमिंग होता है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम है यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट कर रहा है इसलिए अपने बोलते हैं इस फेज को सिक्रेटरी फेज। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे menstrual cycle is a visible manifestation of cyclic physiological uterine bleeding due to shedding of the endometrium outflow through the vagina followed by invisible interplay hormones mainly HPO axis। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या है? विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं एक यूट्राइन ब्लीडिंग है, एक साइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग है जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स को कोज कर रहा है। अब इसके अंदर ये जो ब्लीडिंग हो रही है उसके अंदर रीजन क्या होता है? ड्यू टू शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम आउटफ्लो। जो एंडोमेट्रियम है उसकी डबल लेयर होती है। फर्स्ट वन लेयर आती है बेसल लेयर और सेकेंड वन आती है फंक्शनल लेयर। तो बेसल लेयर है उसका काम होता है कंटिन्यूसली फंक्शनल लेयर को रिफॉर्म करना और जो फंक्शनल लेयर है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर शेड ऑफ होके आउटफ्लो हो जाती है थ्रू दी वजाइना followed by the invisible interplay hormones mainly HPO axis। जो HPO axis के थ्रू ही हॉर्मोन्स है वो कंटिन्यूसली एक साइकिल को फॉर्म कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि HPO axis होता क्या है। HPO एक्सिस यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है वो सिर्फ ओवरी या फिर यूट्राइन कैविटी के अंदर नहीं हो रहा है, इनको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रहा है सबसे पहले हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसके बाद में ओवरी के अंदर आके वही हॉर्मोन से एक्ट करेंगे जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेंटेन कर सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन होती है। The menstrual cycle is a periodic discharge of blood, mucus
epithelial cells, unfertilized ovum from the uterus। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियोडिक डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम दी वजाइना, तो इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? ब्लड, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम है। ये अपनी यूट्राइन केविटी से थ्रू दी विजाइना एक्सक्रीट होता रहता है या फिर बाहर की साइड में आउटफ्लो हो जाता है। द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक अबाउट 28 डेज, यानी एवरेज 28 डेज के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिपीट होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले हम देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 के अंदर यूट्रस होता है। यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला पार्ट एक डोम से पार्ट है, इसको अपन बोलेंगे फंडस ऑफ द यूट्रस। सेकेंड वन आता है बॉडी ऑफ द यूट्रस, दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस। एंड जो बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड लास्ट वन पार्ट है जो सर्विक्स के साथ में टच रहता है, अटैच रहता है, ये वाला पार्ट है, उसको अपने बोलते हैं इस्थमस ऑफ द यूट्रस। दिस इज द इस्थमस ऑफ द यूट्रस है, ये सर्विक्स के साथ में अटैच रहता है। फिर इसके अंदर आते हैं फैलोपियन ट्यूब नंबर में 2, बोथ साइड के अंदर, राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब एंड लेफ्ट साइड की फैलोपियन ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब है आगे ओवरी के साथ में अटैच रहती है, क्योंकि ओवरी से एग रिलीज होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहाँ पे फर्टिलाइज होता है, या तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा या फिर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो वो होते हुए यूट्रस के अंदर आके और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से अपनी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू दी वजाइना। तो ये है ओवरी। तो अब हमने देखा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव, लेकिन अब ये कैसे फॉर्म कर रहा है, कैसे होगा? जैसे हम देख सकते हैं वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है स्टार्टिंग के अंदर। अब इसके बाद में ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो वापस थिक होना स्टार्ट कर देगी। यहाँ से एग आया, या तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा एंड देन इसके बाद में इम्प्लांटेशन के बाद में ये अपनी बॉडी में इम्प्लांट हो जाएगा, या फिर नहीं इम्प्लांट हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। जैसे हम इसको वापस देखते हैं, यूट्राइन ब्लीडिंग हो गई, एंडोमेट्रियम थिकनेस कम हो गई। अब यूट्राइन ब्लीडिंग के बाद में एंडोमेट्रियम थिकनेस वापस बढ़ना स्टार्ट होगी, इधर से एग आया, आके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, या तो वो फर्टिलाइज हो गया, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ये अपनी बॉडी से वजाइना के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। सी देन ये एग आ जाएगा इधर से होते हुए यूट्राइन कैविटी के अंदर, एंडोमेट्रियम थिकनेस वापस बढ़ गई है। अब देखते हैं हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के अंदर यानी डायरेक्टली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कम्प्लीटली एक ऑर्गन है उसको स्टिमुलेट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है, वहीं से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो हार्मोन होते हैं, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वही हार्मोन आके ओवरी पे एक्ट करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। जैसे हाइपोथैलेमस एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी HPO एक्सिस बिकम एक्टिव। प्यूबर्टी टाइम मीन्स रिप्रोडक्टिव, जहाँ से रिप्रोडक्टिव साइकिल्स या फिर रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है, जिसको अपन बोलते हैं प्यूबर्टी टाइम, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कम्प्लीटली मेच्योर हो जाते हैं एंड फिजियोलॉजी, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। उस स्टेज को अपन बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। जैसे फीमेल के अंदर होती है अराउंड 13 ईयर्स तक की स्टार्टिंग की एज ऑफ 13 पे ये जो प्यूबर्टी टाइम है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अगर प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है वो एक्टिव हो जाएगा और ये रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH। GnRH रिलीज इन पल्सेटिंग मैनर, जो GnRH है वो रिलीज करेगा इन दी पल्सेटिंग मैनर। और GnRH ये डायरेक्टली एक्ट करता है ऑन दी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी एंटीरियर पोर्शन पे, एंटीरियर पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये एक्ट करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी से
दो हार्मोन रिलीज होंगे, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको अपने बोलते हैं FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। ये दोनों ही ओवरी पे एक्ट करेंगे और ये ही हॉर्मोन्स हैं आगे जाके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाएंगे ओवरी से। इन दोनों हार्मोन की स्टिमुलेशन से ही ओवरी है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस रिलीज किया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, और यही हाइपोथैलेमस से जो रिलीज हुआ हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम क्या है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन को सीक्रेट करना, रिलीजिंग हार्मोन फॉर द पॉजिटिव फीडबैक के लिए एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन फॉर भी नेगेटिव फीडबैक के लिए। तो यहाँ पे GnRH रिलीज होगा, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होंगे, FSH एंड दी LH। FSH LH दोनों ही ओवरी पे एक्ट करेंगे और वहां से रिलीज होगा एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन। अब ओवरी पे एक्ट करेंगे, ओवरी पे एक्ट करेगा FSH का काम होता है ओवेरियन फॉलिकल रिलीज करेगा। जैसे ही FSH है ओवरी पे एक्ट करेगा, वहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स है उसको मिच्योर करेगा, फॉर्म करेगा, और जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रिलीज करती है एस्ट्रोजन। सेकेंडरी जो LH हार्मोन है वो ओवुलेशन को सपोर्ट करेगा या फिर ओवुलेशन प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करेगा, और उसके साथ साथ में यहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। These hormones secreted during the menstrual cycle are regulated by the negative feedback mechanism। ये जो हार्मोन है menstrual cycle के अंदर ये रेगुलेट हो जाएंगे for the negative feedback mechanism के थ्रू। देन अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस में जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा है कि 4 स्टेजेस होते हैं, कॉमन स्टेजेस में देखेंगे तो 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे फर्स्ट वन स्टेज आते हैं मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें 1 to 5 डेज का होता है। सेकेंड फेज आते हैं प्रोलिफरेटिव फेज या फिर हम इसको बोलते हैं फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज के अंदर यानी ओवरी के अंदर तो फोलिकुलर फेज बोलेंगे, वहीं पे यूट्राइन कैविटी के अंदर हम इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ओवरी के अंदर यानी ग्राफिन फोलिकल्स ओवेरियन फोलिकल्स है वो फॉर्म होंगे एंड मेच्योर हो जाएंगे तो फोलिकुलर फेज बोलेंगे। वहीं पे यूट्राइन कैविटी के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो वापस रिफॉर्म होना स्टार्ट कर देगी, प्रोलिफरेट होना स्टार्ट कर देगी, तो हम उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट आता है 15 to 19 डेज का जो ओवुलेटरी फेज होता है, यानी फोलिकुलर जो मेच्योर फोलिकुलर है वो रप्चर हो जाएंगे ग्राफिन फोलिकल और वहां से रिलीज होगा एग, और जो एग रिलीज होगा वो आ जाएगा यूट्राइन कैविटी के अंदर, या तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होके आएगा, या फिर वो अनफर्टिलाइज है तो वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रिलीज हो जाएगा। एंड लास्ट वन फेज आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज हम बोलते हैं ओवेरियन चेंजेस के अंदर, और वहीं पर ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज हम बोलते हैं ओवेरी के अंदर, क्योंकि ये सीक्रेटरी फेज भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसका काम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करना। कार्पस ल्यूटियम है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। अब कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, यानी जो ग्राफिन फोलिकल फॉर्म हुए हैं, मेच्योर हुए हैं, वो ग्राफिन फोलिकल्स उस फोलिकल से जो एग बाहर निकलने के बाद में जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स बचता है उसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम 20 to 18 डेज में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा है। इसको अपने बोलते हैं प्रिपेरेटरी फेज, क्योंकि जो इस टाइम पर ये यूट्राइन कैविटी को प्रेगनेंसी के लिए या फिर इम्प्लांटेशंस के लिए प्रिपेयर करता है, इसलिए इस फेज को हम प्रिपेरेटरी फेज भी बोल सकते हैं। तो यही स्टेजेस को हम डिटेल से देखेंगे। जैसे चेंजेस इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो चेंजेस होते हैं, ओवेरियन चेंजेस एंड दी यूट्राइन चेंजेस, यानी ओवरी के अंदर क्या क्या चेंज होगा और यूट्राइन के अंदर क्या क्या चेंजेस होगा इन दी डिफरेंट फेज के अंदर। तो ओवेरियन चेंजेस के अंदर हम दो स्टेज देखते हैं, फोलिकुलर फेज एंड दी ल्यूटियल फेज। वहीं पे यूट्राइन फेज है, इसके अंदर 3 स्टेज होती हैं। ब्लीडिंग फेज 0 to 5 डेज की होती है, प्रोलिफरेटिव फेज 6 to 14 डेज की होती है, एंड सिक्रेटरी फेज 15 to 28 डेज की होती है। फर्स्टली हम देखेंगे ओवेरियन चेंजेस।
ओवेरियन चेंजेस के अंदर दो फेज आते हैं। फर्स्ट फेज आती है फोलिकुलर फेज जो 1 to 14 डेज का होगा। सेकेंड फेज आती है ल्यूटियल फेज जो 14 to 28 डेज की होती है। अब जो 1 to 14 डेज है इस फेज के अंदर ग्राफिन फोलिकल है वो मेच्योर होना स्टार्ट करेंगे। ओवरी के अंदर ग्राफिन फोलिकल मेच्योर होना स्टार्ट कर देंगे। इस फेज को हम प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं एंड प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। प्री ओवुलेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फेज के अंदर ग्राफिन फोलिकल सब वो मेच्योर होते हैं, कंप्लीटली मेच्योर होंगे और मेच्योर होने के बाद में ही ग्राफिन फोलिकल रप्चर होते हैं और वहाँ से ओवम रिलीज होता है। ओवम रिलीज होता है उस फेज को अपन बोलते हैं यहाँ पर ओवुलेटरी फेज जो होता है 15 to 19 डेज के टाइम ड्यूरेशन के अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। ये तो है ओवरी के अंदर। वहीं पे यूट्राइन कैविटी के अंदर हम इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ब्लीडिंग पीरियड्स होता है 1 to 5 डेज का ब्लीडिंग पीरियड होगा, उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस कम हो जाएगी क्योंकि फंक्शनल एंडोमेट्रियम है वो कंटिन्यूसली सेड ऑफ होकर वेजाइना के थ्रू आउटफ्लो हो जाएगी। अब उसके बाद में 6 to 14 डेज का टाइम होता है, उसमें अंदर जो फंक्शनल लेयर है वो सेड ऑफ हुई थी उसको बेसल एंडोमेट्रियम लेयर है वापस रिफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है और रिफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। जैसे नॉर्मल थिकनेस होती है जो एंडोमेट्रियम है उसकी नॉर्मल थिकनेस रहेगी 5 to 6 mm। ड्यूरिंग द ब्लीडिंग पीरियड ये सिर्फ 1 mm रह जाएगी और जो एक्स्ट्रा है वो सारी की सारी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी क्योंकि जो 1 mm होती है वो है बेसल एंडोमेट्रियम और उसके बाद में जो 4 to 5 mm होती है वो होती है फंक्शनल एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर या फिर ब्लीडिंग फेज के अंदर जो फंक्शनल लेयर है वो तो सेड ऑफ हो जाएगी और सिर्फ बेसल लेयर है ये रिमेनिंग रह जाएगी। जैसे इसके अंदर ये दिख रही है सिर्फ और सिर्फ बेसल लेयर है ये रिमेनिंग है और जो फंक्शनल लेयर है वो एक्सक्रीट आउट हो गई है। लेकिन इसके जस्ट बाद में 6 to 14 डेज के अंदर वो वापस फॉर्म होना स्टार्ट कर देगी। अब वापस फॉर्म होना स्टार्ट करती है तो इस फेज के अंदर इसकी जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस वापस फॉर्म हो जाती है 2 to 3 mm इसकी फेज होता है, इसलिए अपने इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। द फोलिकुलर फेज ऑल्सो नोन एज द प्री ओवुलेटरी और प्रोलिफरेटिव फेज इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट हाफ हो जाएगा। 1 to 14 डेज का मतलब फर्स्ट हाफ हो जाएगा। स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एंड एंडिंग विथ द ओवुलेशन। एंडिंग कहाँ से होगी? ओवुलेशन का मीन्स जो ग्राफिन कंप्लीटली फॉर्म हो जाएंगे, मेच्योर ग्राफिन फोलिकल फॉर्म हो जाएंगे और वहाँ से एग यानी ग्राफिन फोलिकल रप्चर हो जाएंगे, उस फेज को अपने बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। तो जैसे इसके अंदर इस फेज के अंदर पहले तो ग्राफिन फोलिकल्स फॉर्म होगा, दिस इज द ग्राफिन फोलिकल्स, ये ग्राफिन फोलिकल फॉर्म हो जाएगा। ग्राफिन फोलिकल फॉर्म होने के बाद में ये ग्राफिन फोलिकल रप्चर हो जाएगा और ये एग सेल यानी इसको अपन बोलते हैं ओवम, ये ओवम है बाहर निकल जाएगा। ओवम बाहर निकल जाएगा तो ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। अगर फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में या तो इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यही ओवम है वो यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू अपनी वजाइना के थ्रू बाहर की साइड में आउटफ्लो हो जाएगा। इसको अपने बोलते हैं फोलिकुलर फेज। एंड सेकेंड फेज आती है 14 to 28 डेज की, उसको अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के अंदर ये ल्यूटियल फेज के अंदर जो ओवम रिलीज हुआ था वो ओवम ओवरी के अंदर आ जाएगा या फिर ओवरी में या तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा। द ल्यूटियल फेज इज द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग आफ्टर द ओवुलेशन एंड एंड विद द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। अब इसका ये क्या होता है? सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो स्टार्ट होती है ओवुलेशन से और उसके बाद में इसकी एंडिंग होती है विद द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके अंदर हम इसको ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ये एग फॉर्म, ये कंप्लीटली ग्राफिन फोलिकल फॉर्म हो गया है, ये रप्चर होगी, यहाँ से निकल जाएगी, एग सेल निकल जाएगी जिसको अपन बोलते हैं ओवम। ओवम निकलने के बाद में ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम।
और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को फॉर्म करता है और इसके साथ साथ में ये श्रिंक आउट होना स्टार्ट कर देगा। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इसको डीजनरेट होना स्टार्ट कर देगा और 28 डेज में जाके ये डिसअपियर हो जाएगा। जो ही 28 डेज के अंदर ये डिसअपियर हो जाएगा उस टाइम पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल भी फॉल हो जाएगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी को हम देखते हैं फोलिकुलर फेज को। जैसे फोलिकुलर फेज में सबसे पहले एफएसएच रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो फोलिकुलर फेज है जिसके अंदर ग्राफिन फोलिकल मैच्योर हो रहे हैं वो स्टार्ट होती है हाइपोथैलेमस से। लेकिन हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहाँ पर हाइपोथैलेमस डीएनआरएच को रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पर एफएसएच रिलीज होगा, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। अब फोलिकुलर फेज किससे रिलेटेड है, फोलिकल से, यानी फोलिकल्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनको फोलिकल्स को स्टिमुलेट कौन करता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवरी पे एक्ट करेगा और इसका काम होता है फोलिकुलर ग्रोथ। देन डोमिनेंट फोलिकुलर ग्रोथ फास्ट, जो डोमिनेंट फोलिकल्स हैं उनका ग्रोथ फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ग्रोइंग फोलिकल्स रिलीज एस्ट्रोजन। ये जो ग्रोइंग फोलिकल्स हैं ये एस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे। आफ्टर एस्ट्रोजन रिलीज द एफएसएच suppress through the negative feedback mechanism and stimulate LH from through the positive feedback mechanism। अब जो ही एस्ट्रोजन रिलीज होने हो जाएगा, ये जो ग्रोइंग फोलिकल्स है या फिर अपन बोल सकते हैं ओवेरियन फोलिकल्स है, उस टाइम पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस के पास में स्टिमुलेशन जाएगी। हाइपोथैलेमस यहाँ पर इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा जिसकी वजह से एफएसएच का लेवल तो कम हो जाएगा और इसके साथ साथ में ही एलएच को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे एलएच है उस हार्मोन का एलएच हार्मोन है वो रिलीज हो जाएगा थ्रू दी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एस्ट्रोजन का लेवल जो ही रिलीज होगा तो हाइपोथैलेमस के पास में दो स्टिमुलेशन जाएंगी। फर्स्ट तो आएगा नेगेटिव फीडबैक का जिसमें वो एफएसएच को इनहिबिट कर देगा इनहिबिटिंग हार्मोन के साथ में, वहीं पे एलएच को स्टिमुलेशन के लिए रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एलएच को रिलीज कर देगी। अब जो एलएच का काम क्या होता है, मेच्योर ग्राफिन फोलिकल्स पे एक्ट करेगा। देन एलएच एक्ट ऑन द ग्राफिन फोलिकल्स लीडिंग टू ग्राफिन फोलिकल रप्चर। अब इनका एलएच का काम क्या होता है, जो मेच्योर ग्राफिन फोलिकल था उस पे एक्ट करेगा जिसकी वजह से जो ग्राफिन फोलिकल्स हैं या फिर ओवेरियन फोलिकल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगे और वहाँ से जो ही रप्चर होंगे उस फेज को अपन बोलते हैं ओवुलेशन। ओवम रिलीज हो जाएगा। ओवम रिलीज होने के बाद में रप्चर्ड पीसेस ऑफ द ग्राफिन फोलिकल्स, ओवम के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम फेज, कार्पस ल्यूटियम। जो रिमेनिंग पार्ट होता है ओवम के बाद में फोलिकल्स का उसको अपन बोल देंगे कार्पस ल्यूटियम। एंड ओवेरियन चेंजेस के अंदर सेकेंड स्टेज आती है या फिर सेकेंड फेज है उसको अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का टाइमिंग होता है 14 to 28 डेज। 14 to 28 डेज हो जाएगा। जैसे ही 14 to 28 डेज कब स्टार्ट होगा, जहाँ से ओवम रिलीज हो जाएगा वहाँ से लेके नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब तक के फेज, उससे जस्ट पहले वाले फेज को अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज क्या है, यानी रिलेटेड टू द कार्पस ल्यूटियम। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फोलिकल्स है ओवम के अलावा उसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम का काम होता है रिलीज ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उसको रिलीज करता है। अब ये फ्यूजन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम का फ्यूजन होता है जिसमें या तो जो ओवम रिलीज हुआ है या तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा या फिर अनफर्टिलाइज रहेगा, या तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा या फिर अनफर्टिलाइज रहेगा। अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है देन कार्पस ल्यूटियम चेंज इनटू द कार्पस ल्यूटियम वेरम। अब कार्पस ल्यूटियम है
फर्टिलाइजेशन के बाद में कार्पस ल्यूटियम जो कार्पस ल्यूटियम वेरम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये कंटिन्यूअसली 3 महीने तक रहेगा और इसका काम होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। क्योंकि 3 महीने में क्या होता है, रिमेनिंग अप टू 3 मंथ्स से प्लेसेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि 3 मंथ्स तक प्लेसेंटा का कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होता है। तो 3 मंथ्स में प्लेसेंटा कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में प्लेसेंटा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। उस तब तक ये जब तक प्लेसेंटा कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो पा रहा है, कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पा रहा है, तब तक कार्पस ल्यूटियम या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंटिन्यूअसली सीक्रेट करता रहेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, देन कार्पस ल्यूटियम चेंज इनटू द कार्पस मेंस्ट्रुअल। कार्पस ल्यूटियम है वो कार्पस मेंस्ट्रुअलिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और कार्पस मेंस्ट्रुअलिस है वो 28 डेज के अंदर कार्पस मेंस्ट्रुअलिस है वो एल्बिगेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्पस ल्यूटियम एल्बिगेंस के अंदर हो जाएगा। और इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली कार्पस ल्यूटियम श्रिंक आउट होता रहेगा, श्रिंक आउट होता जाएगा और 28 डेज के बाद में 28 डेज पे ये डिसअपियर होने लग जाएगा, यानी डिसअपियर हो जाएगा। जो ही कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन फुल हो जाएंगे। डीजनरेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम, अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम कंटिन्यूसली डीजनरेट होना स्टार्ट कर देगा, कंटिन्यूसली डीजनरेटेड रहेगा। अगर डीजनरेट हो गया है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल भी डिक्रीज होता रहेगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। देन अब हम देखेंगे यूट्राइन चेंजेस। अब यूट्राइन चेंजेस के अंदर 3 फेज आती हैं, ब्लीडिंग फेज 0 to 5 डेज, प्रोलिफरेटिव फेज 6 to 14 डेज एंड सीक्रेटरी फेज 15 to 28 डेज। जो फर्स्ट फेज आती है ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज के अंदर जो 1 to 5 डेज का होता है, जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है वो कंटिन्यूसली सेड ऑफ होती रहेगी और वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के साथ में वो अपनी बॉडी से आउटफ्लो हो जाएगी, कंटिन्यूसली सेड ऑफ होगी। फंक्शनल एंडोमेट्रियम सेड ऑफ रहेगी और इस टाइम पर भी जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो 1 mm रह जाएगी, क्योंकि जो बेसल एंडोमेट्रियम है उसकी होती है थिकनेस 1 mm और जो रिमेनिंग होती है वो होती है फंक्शनल एंडोमेट्रियम की। तो जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम है वो कंप्लीटली ही सेड ऑफ होके एक्सक्रीट हो जाएगी अपनी बॉडी से या फिर यूट्राइन कैविटी से। सेकेंडरी आती है प्रोलिफरेटिव फेज, जो 6 to 14 डेज का होता है। 16 to 14 डेज के अंदर अब यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम फंक्शनल एंडोमेट्रियम सेड ऑफ हुई है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, वो वापस रीफॉर्म या फिर रीबिल्ड होना स्टार्ट कर देगी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं उसकी थिकनेस है वापस बढ़ना स्टार्ट कर देगी। जो बेसल एंडोमेट्रियम है वो फंक्शनल एंडोमेट्रियम को वापस फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। द प्रोलिफरेटिव फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ पीरियड व्हेन द यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम रीबिल्ड्स एंड थिकन आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। एंड थर्ड फेज आते हैं सिक्रेटरी फेज, जो 15 to 28 डेज की होती है। इस फेज के अंदर हम सिक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स, एग के अलावा ओवम के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अपने बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है। फर्स्ट सेकेंडरी क्या होता है, इस फेज के अंदर जो प्रोलिफरेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर का वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा और इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। जैसे आप इसके अंदर देख रखे हो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो इंक्रीज हो गई है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर फंक्शनल लेयर है वो डिक्रीज हो गई है, देन इसके बाद में वापस वो रिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई है, जिसमें इसकी शेप इसकी लगभग थिकनेस बढ़ जाती है 2 to 3 mm। एंड जो लास्ट के अंदर सिक्रेटरी फेज है जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, स्पेसिफिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेशन को कोज कर रहा है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वापस 5 to 6 mm तक पहुंच जाएगी। कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा कार्पस ल्यूटियम और एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो जाएगी 5 to 6 mm। जैसे ब्लीडिंग फेज के अंदर कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो रहा है तो उस कंडीशंस में जैसे हमने पहले पढ़ा था ओवेरियन चेंजेस के अंदर, जिसमें फॉलिकुलर फेज एंड
ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कहाँ से एंड होता है? कार्पस ल्यूटियम के डिसअपियर से। कार्पस ल्यूटियम का जो ही डिसअपियर होगा, अब वहाँ पर यूट्राइन चेंजेस होना स्टार्ट कर देंगे। और यूट्राइन चेंजेस में क्या होगा? सबसे पहले कार्पस ल्यूटियम जो ही डिसअपियर होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और जो ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल दोनों का डिक्रीज होगा, जो यूट्राइन आर्टरीज होती है वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट कर देगा। यूट्राइन आर्टरीज मीन्स एंडोमेट्रियम को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, उनको अपन बोलते हैं यूट्राइन आर्टरीज। वहाँ पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाएगा। और अगर पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, और उसकी वजह से कोज कर रहा है हाइपोक्सिया, इस्चेमिया। इस्चेमिया मीन्स लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई टू दी ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। और सेकेंडरी यहाँ पर खोज कर रहा है हाइपोक्सिया कंडीशन। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और इसकी वजह से नेक्रोसिस होने लग जाएगी एंडोमेट्रियल सेल्स के अंदर। एंडोमेट्रियम सेल्स है वो डेड होना स्टार्ट कर देगा, और ब्लड फिल होने लग जाएगा यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर जो ही ब्लड फिल होगा, इसकी इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास में जाएगी। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर रही है, तो ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये जो यूट्रस की जो मिडल वन लेयर आती है, मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम, उस पे एक्ट करेगा, और मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन जो ही स्टार्ट होंगे, इसकी और यूट्रस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड थ्रू दी वजाइना, जिसकी वजह से जो यूट्रस के अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा था, वो बाहर की साइड में उसका आउटफ्लो होना स्टार्ट कर देगा। एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो नॉर्मल होती है 5 to 6 mm, और ब्लीडिंग फेज पे कितनी हो जाएगी इसकी? 1 mm, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशंस है उसकी वजह से जो फंक्शनल लेयर है वो कंटिन्यूसली सेड ऑफ होके आउटफ्लो हो जाएगी। एंड यूट्राइन चेंजेस के अंदर सेकेंड वन फेज आती है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसका डेज होता है 6 to 14 डेज के अंदर। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के अंदर या फिर ब्लीडिंग फेज के अंदर एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो कम हो जाती है, या फिर जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम लेयर है वो सेड ऑफ हो रही है, वो वापस में रिफॉर्म होना स्टार्ट कर देती है। जैसे इस डायग्राम के अंदर वापस आप देख सकते हो कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो वापस रिबिल्ड होना स्टार्ट कर देती है। The proliferative phase in the menstrual cycle is a period when the uterine lining endometrium rebuild and thicken after the menstruation. menstruation के बाद में वो वापस rebuild होना स्टार्ट कर देगी, या फिर उसकी थिकनेस है वो वापस बढ़ना स्टार्ट कर देगी। अब ये किसकी वजह से बढ़ रही है ये थिकनेस? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कर रहा है यहाँ पर जो कार्पस ल्यूटियम है वो कर रहा है। इससे पहले जो ग्राफिन फोलिकल है वो रप्चर हो जाती है, तो मेच्योर ग्राफिन फोलिकल है वो रिलीज करती हैं ये जो ओवुलेशन फेज होती है, वहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लग जाता है। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज ड्यू टू द फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज के अंदर एस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि जो मेच्योर ग्राफिन फोलिकल्स हैं वो ओवम रिलीज हो जाएगा तो एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा। और यहाँ पर क्या खोज कर रहा है? हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मीन्स है इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर जो एंडोमेट्रियम सेल्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगी नंबर के अंदर। एक आता है हाइपरट्रोफी कंडीशन। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल्स, लेकिन यहाँ पर जो प्रोलिफरेटिव फेज है इसके अंदर हाइपरप्लेजिया होगा, मतलब जो नंबर ऑफ दी सेल्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। बेसल लेयर है वो फंक्शनल लेयर को वापस रिफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, और फंक्शनल लेयर को रिफॉर्म करना स्टार्ट कर रही है, दैट मीन्स उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 2 to 3 mm तक। एंड थर्ड वन आती है यहाँ पर सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज होती है 15 to 28 डेज के अंदर। ये हम पढ़ रहे हैं यूट्राइन चेंजेस के अंदर। देन आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद में 15 to 28 डेज में कार्पस ल्यूटियम डेवलप इन दी ओवरी। ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाएगा। अब कार्पस ल्यूटियम क्या है? जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, ग्राफिन फोलिकल रप्चर होने के बाद में, जैसे ये ग्राफिन फोलिकल है, ये ग्राफिन फोलिकल है, ये रप्चर होगा, और ग्राफिन फोलिकल रप्चर होने के बाद में यहाँ से ओवम तो रिलीज हो गया, ओवम तो आ गया,
यूट्राइन कैविटी के अंदर या तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो फर्टिलाइज हो गया है, और अगर अनफर्टिलाइज है तो यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फोलिकल का, उसको अपने बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम है, ये ओवरी के अंदर डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन को रिलीज करता है ये कार्पस ल्यूटियम, इसलिए अपने इसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। And at the end of the secretory phase, the thickness of the endometrium is 5 to 6 mm. जो सिक्रेटरी फेज है, इसकी एंड में एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो जाती है 5 to 6 mm तक। द सिक्रेटरी फेज इज द प्रिपरेटरी फेज। अब जो सिक्रेटरी फेज है इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। अब क्यों बोलेंगे हम इसको प्रिपरेटरी फेज? यानी प्रिपरेटरी यानी प्रिपेयर होना। प्रिपेयर किसके लिए? अगर यहाँ पर जो ओवम रिलीज हुआ था वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज हो गया है, तो फर्टिलाइज होने के बाद में जो जाइगोट है, वो जाइगोट आगे जाके जो मियोसिस मिटोसिस होने के बाद में वो जो अंदर जाके यूट्राइन कैविटी के अंदर इम्प्लांट होने लग जाएगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्राइन कैविटी को पहले ये प्रिपेयर करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। The secretory phase is the preparatory phase. The uterus is prepared for implantation of the embryo. क्योंकि ये जो यूट्राइन कैविटी है उसको वो प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन के लिए। जो एम्ब्रियो है यानी जाइगोट्स है, वो आगे जाके म्योसिस मिटोसिस होके वो मोरुला स्टेज के बाद में एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। तो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए ये यूट्राइन कैविटी को यहाँ पर प्रिपेयर करता है। द फर्टिलाइज ओवम, जो जाइगोट इज इम्प्लांटेड ड्यूरिंग दिस फेज। अगर इस फेज के अंदर जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो गया है या फिर एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो गया है, देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अपीयर। उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाएगी, यानी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। अगर जो फर्टिलाइज ओवम है या फिर हम बोल सकते हैं जाइगोट एम्ब्रियो वो यूट्राइन कैविटी के अंदर इम्प्लांट हो गया है, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिसअपियर हो जाएगी या फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ पाएगी। इसके साथ साथ में जो कार्पस ल्यूटियम है ये जो प्लेसेंटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और प्लेसेंटल फॉर्मेशन जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्लेसेंटा का कंप्लीटली डेवलपमेंट होता है 3 मंथ्स तक। तो 3 मंथ तक जब तक प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है तब तक कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता रहेगा। इसके साथ साथ में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगा एंड और इसके साथ साथ में क्या कोज कर रहा है कि प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। इफ ओवम नॉट फर्टिलाइज, और अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, देन मेंस्ट्रुएशन अकर आफ्टर दिस फेज एंड अ न्यू साइकिल स्टार्टेड। मेंस्ट्रुएशन की जो मेंस्ट्रुएशन से की जो न्यू साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो ब्लीडिंग फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम है वो श्रिंक आउट होने लग जाएगा, डीजनरेट होने लग जाएगा और लास्ट के अंदर डिसअपियर हो जाएगा एट द 8 डेज ऑफ द 28 डेज। तो 28 डेज में अगर ये डिसअपियर हो रहा है तो उसके जस्ट बाद में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कंप्लीटली डिक्रीज हो जाएगा एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी। एंड लास्ट में हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। फर्स्ट वन हम देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्टेड फ्रॉम 11 to 15 ईयर ऑफ द एज, यानी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है वो एज होगी 11 to 15 ईयर्स, या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव एज की स्टार्टिंग एज। रिप्रोडक्टिव एज जब स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है 11 to 15 ईयर्स के अंदर। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको अपन बोलते हैं मिनार्की, लेकिन ये कब तक रहता है? 45 to 50 ईयर्स ऑफ द एज। जो फीमेल की एज 45 to 50 ईयर्स आती है तब तक मेंस्ट्रुएशंस कंटिन्यू रहते हैं, और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है जो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है उसको अपन बोलते हैं मेनोपॉज। स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड द मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं उसको अपने बोलते हैं मेनोपॉज, और मेनोपॉज की बंद होने की एज होती है 45 to 50 ईयर्स के बीच में। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव एज क्या है। रिप्रोडक्टिव एज जहाँ से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, यानी मिनार्की से लेके मेनोपॉज के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज, या फिर हम बोल सकते हैं 15 ईयर टू 50 ईयर्स के बीच का जो टाइमिंग है, या फिर 11 to 15 ईयर्स से लेके 45 to 50 ईयर्स के बीच का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। A woman gains
13 menses in a year and around 450 menses in a reproductive life। एक जो फीमेल होती है एक साल के अंदर 13 मेंसेस, एक साल के अंदर 13 मेंसेस होते हैं, यानी 28 डेज से साइकिल रिपीट होती रहती है। तो इसके अंदर लगभग उसको 13 मेंसेस एक साल के अंदर आते हैं। और अगर उसकी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर देखेंगे हम, कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव एज जो होती है 15 to 50 ईयर्स के बीच में, 15 से लेके 50 साल के बीच की जो टाइम है उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ईयर इन दी फीमेल। तो पूरी रिप्रोडक्टिव ईयर्स के बीच के अंदर 450 मेंसेस एक फीमेल को होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस इज अबाउट 2 to 7 डेज। अब जैसे नॉर्मल हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो ब्लीडिंग फेज है वो होती है 1 to 5 डेज की, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन की जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर, एंड जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसके अंदर, डेली एक्टिविटी है, स्ट्रेस लेवल है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका मेंसेस का टाइमिंग ड्यूरेशन नॉर्मल रहेगा 2 to 7 डेज तक। और जो अमाउंट ऑफ द ब्लड है जो एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आउटफ्लो हो रहा है थ्रू दी वजाइना, वो होता है 20 to 80, सॉरी यहाँ पर है 80, 20 to 80 ml ऑफ दी 20 to 80 ml। wait। ओके, जो नॉर्मल ब्लड या फिर जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस होता है एवरी मेंस्ट्रुएशन के अंदर, वो होता है 20 to 80 ml, लेकिन अप्रोक्सीमेट एवरेज हम देखेंगे तो 35 ml होता है एवरेज। HPO एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेटेड, यानी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी, ये तीनों एक साथ में कोऑर्डिनेटेड करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को की फिजियोलॉजी रिस्पॉन्स है उसको कैरी ऑन करते हैं। Then uterine endometrium must be responsive for the ovarian hormone। ये जो ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, उसकी वजह से ही जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, ये रिस्पॉन्स करती है ओवेरियन हार्मोन की वजह से। देन आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट, यानी कंटिन्यूटी। जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहर की साइड में आउटफ्लो होता रहे। तो ये था आज का अपना टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हमने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसकी कितनी फेजेस होती हैं, यूट्राइन चेंजेस के अंदर क्या फेजेस है, एंड ओवेरियन चेंजेस के अंदर क्या फेज है। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।